प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बनवारीलाल मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलकोट, डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, राजस्थान। हम कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा ऑनलाइन क्लासेज कोविड-19 के इस दौर में हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो संचालित की जा रही है, उसकी कड़ी में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक इकोनॉमिक्स बीए सेकेंड ईयर के लिए, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारा आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आज हम मुख्य रूप से दो संगठनों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा होगा हमारा वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इनका अध्ययन हम आज हमारे आज के व्याख्यान में करेंगे। वैश्विक स्तर पर पूंजी एवं तकनीकों के आदान प्रदान द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर आसियान, सार्क, संघीय सहयोग संगठन जैसे संगठनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षेत्रीय संगठनों द्वारा आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते भी किए गए हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये सभी संगठन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ी, हम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से पढ़ने से पहले कुछ इसका बैकग्राउंड को हम देखना चाहेंगे। विभिन्न देशों द्वारा अपनी समस्याओं तथा अन्य वैश्विक समस्याओं पर साझा विचार विमर्श के माध्यम से उचित समाधान प्राप्त करने के उद्देश्य से एक निष्पक्ष एवं तटस्थ मंच की आवश्यकता महसूस की गई। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का उदय हुआ। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना जो संबंधी शर्तें हैं वो महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं। इसमें सभी सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसकी स्थापना बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है, जिनका शांति स्थापना और विकास कार्यों के लिए मार्गदर्शन करना होता है। इसके निर्णय सभी सदस्य देशों में स्वीकार्य होने चाहिए। समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन्हें स्थायी और निष्पक्ष होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का अगर हम अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का एक महत्वपूर्ण कार्य राज्य एवं उनकी विभिन्न सामाजिक व्यवस्था के बावजूद संप्रभुता बरकरार रखना है। दो देशों के मध्य शांतिपूर्ण से अस्तित्व को बढ़ावा इनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। अब हम इनकी आवश्यकता और भूमिका के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रस्तावित व्हाइट प्लान एवं ब्रिटेन द्वारा प्रस्तावित कीन्स योजना पर जुलाई 1944 में 44 देशों के प्रतिनिधियों ने वेटन वुड्स अधिवेशन में विचार विमर्श किया और इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विश्व विकास बैंक के गठन पर सहमति बनी। आईएमएफ के समझौते का प्रारूप 27 दिसंबर 1945 को लागू हुआ, किंतु इसमें वास्तविक रूप से 1 मार्च 1947 से कार्य करना प्रारंभ किया। नवंबर 1947 में यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण बना। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय पेरिस एवं जिनेवा में स्थित है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या लगभग 190 है। दक्षिणी सूडान इसका 188वां सदस्य बना, जिसको 2012 में
सदस्यता प्रदान की गई। 189वां सदस्य इसका नौरू बना, जिसे 12 अप्रैल 2016 को इसकी सदस्यता प्रदान की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा स्थायी वैश्विक मौद्रिक ढांचे को बढ़ावा देने के लिए स्थापित IMF एक प्रधान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संस्था है। भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। इसके उद्देश्य में स्थापना के बाद से अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, किंतु इसके संचालन, इसमें निगरानी, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता शामिल है। विश्व की बदलती अर्थव्यवस्था में इसके सदस्य देशों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें बदलाव हुआ है। अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन किया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य अगर हम देखें तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग, इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन को प्रोत्साहित करना। दूसरा देखें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संतुलित विकास करना। अगला अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों, एक्सचेंज रेट में स्थिरता बनाए रखना। बहुपक्षीय भुगतानों, मॉनेटरियल पेमेंट्स की व्यवस्था करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त करना अथवा कम करना। सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए अस्थायी तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय अदायगी के संकट के समय असंतुलन की मात्रा एवं अवधि में कमी करना, ये इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य थे जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। अगर हम इसका ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर को देखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संगठन और संरचना का अगर हम अध्ययन करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नियंत्रण एवं प्रबंधन एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में निहित है। प्रत्येक सदस्य एक गवर्नर को नियुक्त करता है, जिन्हें मिलाकर बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का गठन होता है। इस मनोनयन के साथ ही प्रत्येक देश एक वैकल्पिक गवर्नर को भी नियुक्त करता है, जो मुख्य गवर्नर की अनुपस्थिति में मतदान करता है। प्रत्येक गवर्नर को कितने मताधिकार प्राप्त होंगे, यह उस देश को प्राप्त कोटे के आधार पर निश्चित होता है। प्रत्येक गवर्नर को 250 मत सदस्यता के तथा उस देश को प्राप्त कोटे में से प्रत्येक 1 लाख पर एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार है। इन दोनों का योग ही सदस्य राष्ट्रों को मताधिकार को व्यक्त करता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक सामान्यतः सितंबर-अक्टूबर में होती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यों की समीक्षा होती है, भविष्य के लिए नीतियों का निर्धारण किया जाता है और जो कार्यकारी बोर्ड है उसका मुद्रा कोष का सबसे शक्तिशाली अंग है। वर्तमान में इसके 21 सदस्य हैं। भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारत उन 44 देशों में से एक है जिन्होंने ब्रेटन वुड्स समझौते में भाग लिया था, अतः भारत IMF का संस्थापक सदस्य है। आरंभ में भारत सर्वाधिक अभ्यंश वाले 5 देशों में होने के कारण संचालन मंडल का स्थायी सदस्य था, किंतु वर्ष 1970 में अन्य देशों का कोटा अधिक हो जाने के कारण संचालन मंडल से भारत की स्थायी सदस्यता समाप्त हो गई। भारत के वित्त मंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल में एक्स ऑफिशियो यानी पदेन गवर्नर होता है। RBI का अध्यक्ष भारत का IMF में दूसरा गवर्नर यानी वैकल्पिक गवर्नर होता है। IMF में भारत का प्रतिनिधित्व एक कार्यकारी निदेशक करता है, जो अन्य 3 देशों बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का भी प्रतिनिधित्व करता है। फरवरी 2017 में भारत का कोटा बढ़ाकर 2.44 से 2.76 कर दिया गया, जिससे भारत IMF का 8वां सबसे बड़ा कोटाधारी देश हो गया। IMF द्वारा प्रतिवर्ष विश्व आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि IMF की भूमिका, उसकी आवश्यकता क्या है, इसकी स्थापना के उद्देश्य क्या थे, IMF का संगठन और संरचना क्या है और भारत का उसमें किस प्रकार का रोल है। इनका अध्ययन करने के बाद अब हम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या विश्व बैंक की स्थापना वर्ष 1944 के
वेटन वुड्स समझौते के तहत वर्ष 1945 में हुई थी। इसकी स्थापना के लिए जेनेवा में 27 देशों के मध्य समझौता हुआ था। इस बैंक ने 25 जून 1946 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसकी स्थापना युद्धकालीन यूरोपीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण करने हेतु की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक सह संस्था है। विश्व बैंक और IMF को वेटन वुड्स की जुड़वा संतानें कहा जाता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 189 है। नॉर्वे इसका 189वां सदस्य है। IMF के सभी सदस्य विश्व बैंक के सदस्य भी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक या विश्व बैंक, इसका गठन सदस्य देशों को आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देने, विश्व में गरीबी को कम करने एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। उपयुक्त सभी संस्थाओं को मिलाकर विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। हम वर्ल्ड बैंक, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी महती आवश्यकता महसूस की गई थी, इसकी स्थापना बहुत ही विश्व के संदर्भ में आवश्यक थी। विश्व बैंक प्रारंभ में 2 संस्थाओं के सहयोग से बना था। बाद में कुछ और संस्था इसमें शामिल हो गई। विश्व बैंक में शामिल संस्थाओं को अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक IBRD, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था MIGA, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICSID। अब हम देखते हैं कि विश्व बैंक को किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक: सदस्य देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल उपलब्ध कराना, जिसकी अवधि 5 से 20 वर्ष तक हो। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है भुगतान संतुलन की अन्यता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी विनियोग को प्रोत्साहित करना इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। सदस्य देशों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजी की व्यवस्था करना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सदस्य देशों की लघु एवं वृहद परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऋण प्रदान करना अथवा ऐसे ऋणों के लिए गारंटी देना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। युद्ध से पीड़ित देशों की अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने हेतु कार्यक्रमों को लागू करना। इस प्रकार हमने देखें कि विश्व बैंक के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स थे। अगर हम विश्व बैंक की ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, इसकी संगठन और संरचना का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भांति विश्व बैंक का ढांचा भी त्रिस्तरीय है। इसमें प्रथम स्तर पर एक अध्यक्ष होता है, दूसरे स्तर पर अधिशासी निदेशक मंडल होता है और तीसरे स्तर पर प्रशासक मंडल होता है। विश्व बैंक के संगठन में गवर्नरों का बोर्ड, प्रशासनिक संचालक बोर्ड, सलाहकार समिति तथा ऋण समिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक सदस्य देश 5 वर्ष की अवधि के लिए एक गवर्नर मतदान की शक्ति उसके देश की सरकार के वित्तीय योगदान से संबंधित रखती है। प्रशासनिक निदेशक बोर्ड की बैठक नियमित रूप से वर्ष में एक बार होती है, जिसकी अध्यक्षता शासक मंडल का अध्यक्ष करता है। प्रशासनिक निदेशक समझौते के नियमों या ढांचे के विषय में निर्णय लेते हैं। वे अध्यक्ष द्वारा दिए गए ऋण तथा साख संबंधी सुझावों पर विचार करते हैं और निर्णय लेते हैं। ये शासक मंडल की वार्षिक बैठकों में ऑडिट, प्रशासकीय बजट और बैंकों के प्रचालन एवं नीतियों की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं। संचालक बोर्ड के सदस्यों की संख्या 24 है। इनमें से 5 उन देशों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जिनका बैंक की पूंजी में सर्वाधिक हिस्सा होता है, और ये 5 देश वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन, जर्मनी और फ्रांस है। शेष 19 संचालक अन्य देशों द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रत्येक संचालक को उस देश के अंशदान के अनुसार मताधिकार प्राप्त होते हैं। अगर हम भारत और विश्व बैंक
का आपस में रिलेशन देखें तो भारत विश्व बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक है। प्रारंभ में भारत का अभ्यंश यानी कोटा $400 मिलियन था और उसका नाम अधिकतम पूंजी वाले 5 देशों में शामिल था, जिससे भारत को विश्व बैंक में एक स्थायी कार्यकारी संचालक नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त था। किंतु अब अन्य देशों का अभ्यंश यानी कोटा भारत से अधिक हो जाने से प्रथम 5 देशों में भारत का स्थान नहीं रह गया है। मताधिकार के मामलों में इसका स्थान 7वां है और भारत का इसमें कोटा 2.91 के लगभग है। भारत के आर्थिक विकास की गति को त्वरित करने में विश्व बैंक ने देश की विभिन्न विकास परियोजनाओं में दीर्घकालीन पूंजी निवेश करके अभूतपूर्व योगदान दिया है। विभिन्न विकास परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु विश्व बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए गए हैं। देश की परिवहन एवं संचार, सिंचाई, शिक्षा, जलापूर्ति, विद्युत शक्ति, जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण आदि विश्व बैंक से भारत को आर्थिक सहायता देने के लिए 1958 में भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई। जून 1994 में इसका नाम बदलकर भारत विकास मंच कर दिया गया। अगर हमने जो अध्ययन किया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, इनमें हमें मुख्य रूप से अगर कुछ अंतर देखना चाहें तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विश्व बैंक IBRD का वर्तमान स्वरूप है। विश्व बैंक समूह के अन्य संस्थाएं का हम अध्ययन अगले व्याख्यान में करेंगे। तो आज हमने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो वित्तीय संगठन है, उसके तो महत्वपूर्ण संगठन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक। तो आशा है आपको इन दोनों टॉपिकों पर काफ़ी ठीक प्रकार से समझ विकसित हुई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।